छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला सामने आया है। दुर्दांत नक्सलियों के छिपकर किए गए कायराना हमले में अब तक 22 जवान बलिदान को प्राप्त हुए हैं। 300 से 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी पलटवार किया। 15 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि नक्सलियों पर सरकार अंतिम प्रहार कब करेगी, और इसी को लेकर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और एक प्रतिक्रिया सुनिए। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। आज आसाम चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। मुझे अभी आसाम में 2 रैलियां करनी थी, मगर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल छत्तीसगढ़ में घटी है, जवानों की जो शहीदगी हुई है, उसको देखकर मैं मेरा आसाम का दौरा कर्टेल कर वापस दिल्ली जा रहा हूं। तो 22 सुरक्षाकर्मी बलिदान को प्राप्त हो गए हैं और 15 से ज्यादा नक्सली भी इसमें ढेर हुए हैं। और नक्सली आतंकियों का आखिर अब पूरी तरीके से इलाज कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। प्रश्न यही है कि बार बार नक्सली लगातार हमारे जो वीर जवान हैं उनको इसी तरीके के नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आखिर इस पर फाइनल डिसीजन कब लिया जाएगा, अंतिम और कड़ा प्रहार कब होगा जो नक्सलियों का पूरी तरीके से खात्मा हो? ज्यादातर नेताओं की जेब में ये लिखे हुए कागज पहले से रहते हैं कि जो बलिदान हुआ है ये बेकार नहीं जाएगा, हम अपने शहीदों के बलिदान लेंगे, हम उनके जो इंजर्ड हुए हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, हम उनके परिवार को यकीन दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा अभी हाल के इतिहास में 2017 में नहीं हुआ जब 22 सीआरपीएफ के जवान इन्हीं नक्सलियों के हाथों से मारे गए? क्या 2020 में नहीं हुआ जब 17 जवान मार्च के महीने में ही सीआरपीएफ के मारे गए नक्सलियों द्वारा? क्या अभी कुछ दिन पहले 23 मार्च को 5 जवानों को एक बस में आईईडी लगा के नक्सलियों ने उड़ा दिया और 5 जवान मारे गए? और आज 22 जवान मारे गए और 32 घायल हैं। जो 32 घायल हैं उनका क्या मालूम है कि वो किस स्थिति में है, यानी कि आधी सेंचुरी में जवान मारे गए। सर, ये जो जवान मारे गए हैं, ये जो जवान जिनको शहादत हुई है, इनकी शहादत के पीछे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये कोई मामूली रिकॉनाइसेंस के लिए नहीं जा रहे थे जी। फ्राइडे को 2000, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 2000 सीआरपीएफ के जवान, जिसमें उनकी जो स्पेशल कोबरा बटालियन है वो भी शामिल थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के जवान भी शामिल थे, उसमें स्पेशल टास्क फोर्स जो रेजोल्यूट एक्शन लेते हैं उनके जवान भी शामिल थे। और वो 2000 जवान किस लिए गए थे? आतंकवादियों का, इनका नक्सलवादियों का जो उस एरिया में, सुकमा के और आसपास के एरिया में है, इनसे इनको साफ करने के लिए। तो ये कोई अचानक एम्बुश नहीं था, ये एम्बुश 2000 और उनके कितने, अरे कौन है उनका, वो एक है ना हमदा और एक वो चंद्रानन, उनकी एक बटालियन जिसको बोलते हैं पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन बटालियन, वो नंबर 1 में करीब 120 और एक दूसरा करीब 80 से 100, यानी कि वो
कुल मिला के 250 और ये 2000। अब उसके बावजूद अगर इतनी कैजुअलिटीज हुई है, मैं एक सिपाही होने के नाते सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के इमीडिएट इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर इन सिपाहियों की ट्रेनिंग सही रही होती, अगर इन्हें एम्बुश तोड़ना आता, अगर इन्होंने प्रॉपर पेट्रोलिंग की होती, अगर इनका कोऑर्डिनेशन होता, अगर इनके पास में सेकंड और थर्ड रिजर्व मोबिलिटी होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे में जब कभी कोई जीत होती है तो कमांडर उस जीत का श्रेय लेता है। इस समय इस एक्शन के लिए जो अब हुआ है, इसमें डायरेक्टर जनरल त्यागी साहब, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, अपने पद से आपके दुख को भी समझ सकता हूं। ये होगा कि वो जी, आपके जज्बातों को भी समझ सकता हूं और एक सैनिक होने के नाते आप बेहद दुखी हैं और देश का हर एक वो नागरिक दुखी है जो अपने सेना से प्यार करता है, अपने सुरक्षा बलों से प्यार करता है, वो सभी आज दुखी हैं। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नक्सली आतंकियों का हमला, 22 जवान वीर गति को प्राप्त, 15 से ज्यादा नक्सली भी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में अब तक सुरक्षा बलों के लगभग 22 जवान बलिदान को प्राप्त हुए हैं। इस कायराना हमले में 30 से ज्यादा जवान हैं जो घायल हुए हैं। दुर्दांत नक्सलियों ने पीछे से छिपकर सुरक्षा बलों पर यह घातक हमला बोला। 200 से 300 की संख्या में आए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोलियां। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर जी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। गौरी शंकर जी, सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ऐसे ही हमारे वीर जवानों के साथ इस तरीके का सलूक होता रहेगा? आखिर कब फाइनल एक्शन इस पर लिया जाएगा? देखिए, बड़े दुख का विषय है और भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो दोहरी मार यहाँ पर हम झेल रहे हैं। एक तो कोरोना से यहाँ पर सैकड़ों जाने जा रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से नक्सली वारदात पे जो हमला हुआ है और इतने सारे जवानों की शहादत हुई है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही कठिन और विषम परिस्थिति का समय है। और परसों ही मैं बस्तर से आया हूँ। देखिए, बात यहाँ पर है कि पिछले 2.5 साल से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार से कोई भी ना रोड मैप बनाया गया है, ना सरकार के पास विजन है और ना ही किसी प्रकार से कोई ऐसी सोच है जिससे नक्सलवाद समाप्त हो सके। इनके नेता यहाँ पर आकर नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहते हैं, जन अदालतें लगाई जा रही है और खुद इनके सरकार के मंत्री जब मुठभेड़ होता है उसको फर्जी बता लेते हैं अपनी सरकार के समय। तो ऐसे में नक्सलवाद कैसे समाप्त होगा? दिग्विजय सिंह जी का मैं आज वो देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने चुनाव के समय नक्सलियों को समर्थन मांगा था। तो ये सारी चीजें प्रमाणित करती है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति का अभाव तो है ही है, लेकिन सरकार चाहती भी नहीं कि नक्सलवाद समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के समय हमने एक बड़ी लड़ाई, हमारी जब सरकार थी हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में सबसे बड़ी लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ में हमने लड़ी है और हमने सफलता ही पाई है। लेकिन पिछले 2.5 सालों में नक्सलियों के साथ मिलजुल कर यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं नक्सलियों का स्पष्ट रूप से सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिला है और ये सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। आपके चैनल पे इस बात की पुष्टि कर रहा हूं मैं। आज आप देखेंगे इतने सारे जवान शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी असम में चुनाव का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर कोई जिम्मेदार मंत्री वहां पर जाने की जोहमत नहीं उठा रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? प्रदेश की जनता आज उस मुखिया को खोज रही है जिसको 70 सीट का यहाँ पर सरताज बनाया गया है। आज ऐसे विभीषिका में, ऐसे आपदा में मुख्यमंत्री जी की आज प्राथमिकता क्या है? त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा। गौरी शंकर जी मैं वापस आपके पास आता हूं। उससे पहले त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो जाते हैं हमेशा से। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि राजनेता एक स्क्रिप्टेड जो भाषण है वो हमेशा अपनी जेब में रखकर चलते हैं और जब भी हमारा कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है तो वो उसको पढ़ देते हैं। आज ये सबसे बड़ी विडंबना समझी जाए कि आपने देश की कि जब भी ऐसा कोई बर्ताव हमारे सैनिकों के साथ होता है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पहले शुरू हो जाता है, ना कि उस घटना के बारे में कड़ा एक्शन लेने की चर्चा हो या उस पर एक और ज्यादा प्लान बनाया जाए ऐसा जैसे इस तरीके की घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। गौरी शंकर जी ने जैसे ही बात करनी शुरू की तो उनका पहला अटैक हुआ छत्तीसगढ़ की सरकार पे। सही भी है, मान लेते हैं, लेकिन जो भी एक कमांडर है उस कमांडर की जिम्मेदारी में 3 चीजें आती हैं और जो चैटवुड हॉल में लिखा हुआ है, पहला मेरा देश, दूसरा
मेरे मातहत यानी कि जो मेरे नीचे काम करते हैं, और तीसरा मैं खुद। अब जो मातहत काम करते हैं उनकी लाइफ की जिम्मेदारी उस सीनियर ऑफिसर के ऊपर है। एक सिपाही बेचारा क्या जाने नीतियों के बारे में, नीतियों के निर्धारण के बारे में। जब नक्सलवाद से इतने प्रभावित क्षेत्र में रोजाना ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या प्रत्येक सिपाही के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का होना, क्या उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन होना, क्या उसमें रिजर्व फोर्सेस का एक्टिव रहना, क्या ये चीजें जरूरी नहीं है? और अगर ये जरूरी है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? अनिवार्य होनी चाहिए। सिटिंग ऑन द टॉप। तो हम ये राजनीतिक तो ये कमी है ही, लेकिन ज्यादा कमी मैं इस मामले में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की मानता हूं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी अपने सिपाहियों का ख्याल रखना। अपने सिपाहियों को 2000 सिपाहियों को भेजा, और मुझे तो इसमें शर्म आ रही है ये कहते हुए कि 2000 सिपाहियों के सामने कितने लोग थे। मुझको हिडमा के 120 की एक वो पीएलजीए बटालियन और एक वो 80 से 100 लोग दूसरे चंद्रम्मा के, ये इन दो के अलावा क्या था? और ये थे 2000, और उसके बावजूद और 5 जगह, एक जगह भी नहीं, 5 जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जो है ये हमारी ट्रेनिंग की और ऑपरेशन की कमी है। और ट्रेनिंग और ऑपरेशन, रिजर्व और कम्युनिकेशन, ये सब काम किसके हैं? ये सब काम हेड के हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 50 नक्सलवादी मारे जाते, तो अभी मारे कितने गए? 15। उनमें डेड बॉडी किसकी मिली है? एक औरत की। लेकिन अगर 50 मारे गए होते तो श्रेय जाता सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल को। दिस इज व्हाट आई से कि द कमांड शुड बी बाय सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल। और पर्सनल एग्जाम्पल में तब ताकत आती है जब उन्होंने अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दी और पेट्रोलिंग में आगे रहे हो। तो ये सर कमी रही है। अब इस कमी को एक्सेप्ट करने में हमें लालू नहीं करना चाहिए कि साहब ये सरकार है, वो सरकार है। हमारे जवान की कीमत बहुत है सर। एक जवान को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, और एक नक्सली जो है वो थोड़ी सी बेनिफिट में तैयार हो जाता है। तो एक जवान का खोना, और फिर एक दफा हो तो चलो हमने माना कि कोई कमी रह गई। क्या अभी 10 दिन पहले नहीं हुआ था? क्या 2020 में नहीं मरे थे? क्या 2017 में नहीं मरे थे? पहले 22, कभी 17, कभी आज 32, और जो 32 आज जख्मी है उनमें से भी पता नहीं कितने शहीद होंगे, और जो बच जाएंगे वो शहीदों से भी ज्यादा खतरनाक हालत में है, क्योंकि वो डिसेबल्ड होंगे। त्यागी साहब, हम वापस लौटते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे जवानों का ये बलिदान, और इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से प्रवक्ता गौरीशंकर जी जुड़े हुए हैं। पहले हम एक बार फिर से अपने दर्शकों की रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या कुछ घटना इस दौरान हुई है। नक्सली आतंकियों का हमला, 22 जवान वीर गति को प्राप्त, 15 से ज्यादा नक्सली भी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में अब तक सुरक्षा बलों के लगभग 22 जवान बलिदान को प्राप्त हुए हैं। इस कायराना हमले में 30 से ज्यादा जवान हैं जो घायल हुए हैं। दुर्दांत नक्सलियों ने पीछे से छिपकर सुरक्षा बलों पर यह घातक हमला बोला। 200 से 300 की संख्या में आए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा बलों ने कम से कम 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दरअसल सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर मिली थी कि नक्सलियों का एक बड़ा दुर्दांत आतंकी कमांडर हिडमा पुवर्ती गांव में है। इसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान नक्सली आतंकियों ने 3 तरीकों से सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। पहला बुलेट से, दूसरा नुकीले हथियारों से, और तीसरा देसी रॉकेट लॉन्चर से। इस हमले को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कब कब छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमले हुए। श्यामगिरी, 9 अप्रैल 2019, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की कार पर हमला, विधायक और उनके 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत।
दुर्गपाल 24 अप्रैल 2017 सुकमा के दुर्गपाल में नक्सली हमले में 25 जवान बलिदान को प्राप्त हुए। दरभा 25 मई 2013 बस्तर के दरभा में नक्सली हमले में 30 लोग मारे गए। धोडाई 29 जून 2010 नारायणपुर के धोडाई में नक्सली हमला 27 जवान बलिदान को प्राप्त हुए। इस हमले को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के परिजनों के साथ है। बलिदानियों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 10 दिन के अंदर ये दूसरा नक्सली हमला है। इससे पहले 23 मार्च को हुए नक्सली हमले में भी 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये हमला नक्सलियों ने नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट के जरिए किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नक्सलियों का फाइनल इलाज सरकार कब करेगी। आखिर कब तक ये दुर्दांत नक्सली आतंकी हमारे सुरक्षा बलों पर यूं ही हमला करते रहेंगे? एक बड़ा सवाल जिसका जवाब बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीजेपी से हमारे साथ गौरीशंकर जी इस वक्त जुड़े हुए। गौरीशंकर जी, सवाल यही है कि आखिर अब अंतिम प्रहार इन पर कब होगा, कैसे इन पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके जिससे आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और आखिर कब तक हम अपने वीर जवानों का बलिदान ऐसे ही देते रहेंगे? से परे हटकर कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया कि सभी राजनेता एक जैसा रटा रोटा भाषण देते हैं। हाँ। तो बात यहाँ पर यह है कि इच्छा शक्ति का जो अभाव है वो अलग विषय है। विषय यह है कि जब से यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार आई, अच्छे योग्य जो अधिकारी हैं जिन्होंने कई नक्सलियों का एनकाउंटर किया, सुकमा के एसपी को याद करता हूं, जितेंद्र शुक्ला, 11 नक्सलियों का एनकाउंटर किया, उनको हटा दिया गया एक मंत्री के एक चिट्ठी के नाम से। ऐसे कई योग्य अधिकारी हैं, सदानंद कुमार जैसे योग्य आईपीएस को बैठा दिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बदले की भावना से सरकार कार्य कर रही, पूर्व की सरकार के जितने अच्छे योग्य अधिकारी को घर में बैठा दिया गया है, लूप लाइन में डाल दिया गया है, और जिस तरीके से पुलिस को रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, रणनीति का तो साफ साफ अभाव दिख ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रहार शब्द आपने यूज किया है, तो ऑपरेशन प्रहार 1, ऑपरेशन प्रहार 2 हमने चलाया। अभी तक 2.5 साल में कोई भी एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन इस सरकार ने नहीं चलाया है कि जिससे नक्सलवाद का समाप्ति हो। हमने गोली का जवाब बोली से कई नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए भी मजबूर हमने किया था। ना वहां पे विकास के कार्य हो रहे हैं, ना वहां पे नक्सलियों को हटाया जा रहा है, ना खदेड़ा जा रहा है, ना उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे वहां पर फोर्स क्या इसी तरह क्या वहां पर शहीद होती रहेंगी, और सरकार के मुखिया आसन में जाकर नित्य का आनंद लेंगे, ताली पीटेंगे, रैली करेंगे? ये कैसी राजनीति चल रही है? क्या प्रदेश की जनता ने इसी दिन के लिए यहाँ कांग्रेस की सरकार को लाया था और भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया था? आज प्रदेश की में उनकी आवश्यकता है। ना गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जा रहे हैं। आप देखेंगे अमित शाह जी ने असम का दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली में जाकर बैठक की, और डीजी को, सीआरपीएफ के डीजी को छत्तीसगढ़ भेज दिया उन्होंने। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री, गृह मंत्री जैसे व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। और मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी घटना के बाद आज चुनाव की समाप्ति हो रही असम में, वो चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद आएंगे, तो प्राथमिकता समझ सकते हैं कि मेरे घर में लाशों का ढेर लगा है और मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूं। तो ये कैसा, कहां लेकर जा रहे हैं प्रदेश को? तो कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिख रही है, किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिख रही है। प्रदेश में नक्सलवादियों के हाथ में भोले भाले आदिवासियों को छोड़ दिया गया है, जवानों को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी शहादत और इतनी बड़ी घटना हमको देखने मिल रही है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और अगर हम बात करें, जैसा कि अभी टीपीएस त्यागी साहब थे, तो सीधे तौर पर उन्होंने दोषी ठहराया सीआरपीएफ के जो मुखिया हैं उनको उन्होंने सीधे तौर पर दोषी ठहराया और कहा कि अगर ये तैयारी पूरी तरीके से वहां पर हमारी होती तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटना का शिकार नहीं बनना पड़ता। मैं त्यागी साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अब जितने भी ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं उसमें डीआरजी के भी जवान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी होती है और कोबरा के भी कमांडो होते हैं। तो जो शहादत हुई अकेले सीआरपीएफ की जवानों की नहीं हुई, रणनीति वहां पर लोकल पुलिस बनाती है, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है ये प्रदेश की सरकार का भी इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें सीआरपीएफ के जवानों की कहीं कोई गलती नहीं है। वो तो प्रदेश की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए साहब, आप उनको सही तरीके से डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है?
सीआरपीएफ की है कि वहां के एसपी की है। और महत्वपूर्ण बात त्यागी साहब को बताना चाहता हूं कि बस्तर जैसे सबसे संवेदनशील एरिया में अभी तक नक्सल के नाम से कोई भी आईजी रैंक अधिकारी नहीं है। अभी भी डीआईजी रैंक अधिकारी वहां पर सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सीआरपीएफ की कहां से चूक आ रही है। सीआरपीएफ के जवानों को आप जहां लेकर जाएंगे वो जाएंगे, रोड ओपनिंग पार्टी में जाएंगे, आपके साथ में मदद करेंगे, विकास कार्य करवाएंगे, कॉम्बिंग गश्त करेंगे, लेकिन कमांड का उनको आदेश नहीं। कमांडिंग है जो नेतृत्व करता है वो लोकल पुलिस के हाथ में है, वहां के एसपी के हाथ में है। इसलिए पूरी जवाबदारी यहाँ की सरकार की बनती है। जी, बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो अब पूरा देश यही मांग कर रहा है कि आखिर हमारे वीर जवानों का जो बलिदान हुआ है वो व्यर्थ ना जाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमारे वीर जवानों का ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अब पूरा देश यही इंतजार कर रहा है कि नक्सलियों पर आखिर अंतिम प्रहार कब होगा, कब इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी और एक सफल और एक सुरक्षित छत्तीसगढ़ बनेगा और पूरे देश के जिन जिन क्षेत्रों में नक्सली हैं उनका अंत होगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।